बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेल के इम्पोर्टेंट फंक्शंस कौन से होते हैं, हम सेल को स्टडी क्यों करते हैं, ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी बेस पे जो सेल को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमने सबसे पहले सेल को डिफ़ाइन किया था कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये था कि लिविंग ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर को बनाने वाले भी सेल्स होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले भी सेल्स होते हैं। इसको अगर हम समझें, फॉर एग्जांपल इंसान के ऑर्गन्स हैं, जिस तरह आइज़ हैं, तो आइज़ को बनाने वाले भी सेल्स होते हैं और आइज़ का जो फंक्शन है देखना, उसको परफॉर्म करने वाले भी सेल्स होते हैं। अगर हम एक एक करके आइज़ के सेल्स को निकालना शुरू कर दें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आई का स्ट्रक्चर ख़त्म होगा और जब स्ट्रक्चर ख़त्म होगा तो साथ ही उसका फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी भी इंसान के ऑर्गन को देखें तो वो सेल से मिलके बना हुआ है। अगर हम एक एक करके उसके सेल्स को निकालना शुरू करते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ख़त्म होगा और उसके साथ उसका फंक्शंस भी ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है सेल का, वो उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि वाई वी स्टडी सेल, हम सेल को स्टडी क्यों करते हैं। बच्चों, जो हम खुराक खाते हैं, इंसान जो खाना खाता है वो तीन तरह का होता है बेसिकली। एक होती है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी होती हैं प्रोटीन्स, तीसरी होती हैं लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट जितनी भी हमारे पास बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, रस, केक, या फिर हमारे पास गंदम है, चावल है, उसके बाद हमारे पास तमाम तरह के फ्रूट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से जो इंसान को बेसिक चीज़ मिलती है, बेसिक यूनिट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज से आगे एटीपी बनती है और वाटर बनता है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलती है, प्रोटीन से हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। प्रोटीन्स में आ जाते हैं हमारे पास अंडे, दालें और जितनी भी तरह का मीट है वो आ जाता है प्रोटीन्स के अंदर। और प्रोटीन से इंसान को क्या चीज़ मिलती है? अमाइनो एसिड्स। ये इसका बेसिक यूनिट। ग्लूकोज मिलके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट टूट के हमें देते हैं ग्लूकोज। प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई हैं, अमाइनो एसिड जो हैं वो आगे इंसान को प्रोटीन से मिलते हैं। तीसरी बच्चों हमारे पास चीज़ होती है लिपिड्स। जितने भी ऑयल हैं, घी है, वो लिपिड्स होते हैं और लिपिड्स से हमें जो है फैट मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज से इंसान को, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिली, ग्लूकोज से आगे एटीपी कैसे बनती है और वाटर कैसे बनता है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर अमाइनो एसिड्स जो हैं, जो हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन टूटती है अमाइनो एसिड्स में और अमाइनो एसिड्स मिलके आगे प्रोटीन बनाते हैं। ये कैसे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फैट्स जो हैं वो इंसान के स्ट्रक्चर्स को, जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन, लिपिड और फैट से मिलके बनी हुई होती है, बिल्कुल इसी तरह जो हम फैट लेते हैं वो और भी बहुत सारे सेल्स के स्ट्रक्चर को बनाने के काम आती है। तो बच्चों, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसने कार्बोहाइड्रेट का, उसने एक कोई फ्रूट खाया, तो फ्रूट होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसको मैकेनिकल, यहाँ पे होती है मैकेनिकल डाइजेशन, जो टीथ के ज़रिए होती है। मैकेनिकल डाइजेशन बच्चों ऐसी होती है जिसको परफॉर्म करने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत होती है, किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब वो हमारे पास प्यारे बच्चों, जब वो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगी तो इस मैकेनिकल ब्रेक डाउन के बाद वो आ जाएगी स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हमारे पास एसिड होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये एसिड जो हमारे पास, उसको फिर मज़ीद डाइजेस्ट करेगा, स्टमक से होते हुए हमारे पास आ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द इस तरह ब्लड वेजल्स होती हैं। यहाँ से फिर अगर हमने सेब खाया तो सेब से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकलेगी और ग्लूकोज एंटर हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। तो बच्चों, आगे ब्लड के अंदर एंटर होने के बाद वो कहाँ जाती है, इसको हम अभी देखते हैं। तो बेटा, ब्लड के अंदर आगे एंटर होने के बाद आगे हमारा सबसे पहले एसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, वहाँ से खुराक होते हुए स्टमक के अंदर आ गई। स्टमक के अंदर डाइजेशन हुई, डाइजेशन से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर तो वो कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, अगर वो प्रोटीन है प्रोटीन से अमाइनो एसिड, और अगर वो हमारे पास लिपिड है तो लिपिड से फैट। ये वाली चीज़ें निकलेंगी और निकलने के बाद ये एंटर हो जाएंगी ब्लड के अंदर। अच्छा, अब ये ब्लड के अंदर आ गई तो ब्लड क्या काम करता है? ब्लड के अंदर अब कौन सी चीज़ें हैं? अगर तो कार्बोहाइड्रेट थी तो ग्लूकोज, अगर हमारे पास प्रोटीन थी तो अमाइनो एसिड, और अगर हमारे पास लिपिड थी तो फैट। ये वाली चीज़ें हमारे पास अब ब्लड के अंदर मौजूद हैं। ये वाली ब्लड के अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्लूकोज है, ये अमाइनो एसिड्स हैं और ये हमारे पास फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल है। अब ब्लड से आगे
अब ये हमारे पास ब्लड वेजल है, तो बेटा ब्लड और सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास खून की नाली है, तो इनके दरमियान जो खाली जगह होती है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ब्लड से निकलने के बाद फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पड़ी है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ने अब सेल के अंदर एंटर होना है। तो बेटा इसको एंटर करने के लिए हमारे पास पैंक्रियाज एक प्रोटीन को पैदा करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक चाबी का काम करती है। ये क्या काम करती है? ये हमारे सेल के लॉक लगा होता है यहाँ पे, उसको ओपन करती है। तो इंसुलिन सेल को मतलब परमिशन दिलवाती है कि यहाँ से अब जो है वो ग्लूकोज एंटर हो जाए। ग्लूकोज यहाँ से आ गई सेल के अंदर। तो बच्चों सेल के अंदर एंटर होने के बाद ग्लूकोज के साथ क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और इसके साथ जो हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाती है वो मिलती है, और ये दोनों मिलके बना देते हैं C6CO2 + 6H2O + ATP। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। ये एनर्जी जो जितने भी सेल के तमाम काम है, फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट के सेल्स को देखें तो उनका कंट्रैक्ट करना, आइज़ के सेल्स का देखना, मसल सेल्स का कंट्रैक्ट करना, जितने भी हमारे पास सेल्स के फंक्शन हैं वो इस ATP की मदद से हो रहे हैं। तो सेल का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन सा हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो हम खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज, जो हम सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, पानी बनता है जो रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है, और ATP बनती है। ATP हमारी तमाम की तो बच्चों ATP सेल की एनर्जी करेंसी है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP सेल, जिस तरह इंसान को कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल इसी तरह सेल को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वह एनर्जी सेल लेता है ATP से। सेल एनर्जी बना के उसको एक मालिक्यूल जिसको हम ATP कहते हैं उसकी फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और ज़रूरत पड़ती है तो इस ATP को मालिक्यूल को तोड़ेगा और यहाँ से एनर्जी जो है वो यूज़ कर लेगा। तो बेटा मेटाबॉलिज्म में सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, जो हमने ग्लूकोज खाई थी, कार्बोहाइड्रेट खाई थी, उससे ग्लूकोज आके ये वाली चीज़ें बना दी। जो हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन से अमाइनो एसिड टूटते हैं। अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो अमाइनो एसिड के मिलने से बच्चों प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बन गई, और बच्चों प्रोटीन बनने के दौरान अमाइनो एसिड, जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक मालिक्यूल पैदा होता है जिसको हम कहते हैं अमोनिया। अमोनिया इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, इंतहाई ख़तरनाक वेस्ट है सेल के लिए। तो सेल जो है वो इसको लीवर के पास भेजता है। लीवर इसको एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल, आगे आप लोग उसको पढ़ेंगे भी सेकंड ईयर के अंदर। तो यूरिया साइकिल के ज़रिए अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। यूरिया को ब्लड के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए यूरिया को यूरिन के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई थी, तो इसको भी तो बाहर निकालना है। इसको निकालने के लिए सेल एक इस्तेमाल करता है ब्लड को। ब्लड से फिर हमारे पास लंग्स के पास जो है वो कार्बन, हम सांस के ज़रिए इसको लंग्स के जो है हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको लंग्स में सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। जो हमारे पास अमोनिया बनती है उसको यूरिया में कन्वर्ट करके किडनीज़ के ज़रिए, हमारे गुर्दों के ज़रिए उसको यूरिन में निकाल। हमारे पास जो पेशाब बनाने का काम होता है वो किडनीज़, गुर्दे पेशाब बनाते हैं, और जो हमारे पास वो इसको यूरिया को बाहर निकाल देते हैं। बेटा दूसरा काम जो हमारे पास ये जो थे ना अमाइनो एसिड, जो हमने प्रोटीन ली थी, प्रोटीन से हमें मिले अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को जोड़ने का एक बहुत ही कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है। इसको हम सेकंड ईयर के अंदर बहुत तफसील के साथ इसको स्टडी करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसमें होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम मिलके बना होता है DNA और प्रोटीन से। क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट, मतलब DNA का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, और इस DNA के छोटे के पार्ट को हम जो है वो एक प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए इससे हम पैदा करेंगे, बनाएंगे RNA, और RNA से एक प्रोसेस चलता है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, प्रोटीन बनाएंगे। और ये वाली प्रोटीन जब बनती है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है दो तरह से। एक स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है प्रोटीन का, एक फंक्शनल फंक्शन होता है। जो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, एक फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन इंसान की बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिस तरह हमारे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर बनाती है। जो फंक्शन, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन है, इंसुलिन एक फंक्शनल प्रोटीन है। इंसुलिन एक चाबी का काम करती है जो सेल के दरवाजे को खोलती है और ग्लूकोज को अंदर एंटर करवाती है। तो बच्चों यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझे
कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये वाली चीज़ कम बनती है इंसुलिन या बनती नहीं है। जब इंसुलिन नहीं बनेगी या कम बनेगी तो इस लॉक ही जब नहीं खुलेगा तो सेल के अंदर तो ग्लूकोज जाएगी नहीं। जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी तो हर वक्त ब्लड के अंदर जब भी शुगर के पेशेंट को टेस्ट किया जाता है ब्लड टेस्ट, तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें इंसुलिन कम बन रही होती है या बन ही नहीं होती। दूसरी बात, जब बच्चों ग्लूकोज एंटर ही नहीं होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म तो होगा ही नहीं। जब सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म नहीं होगा तो उस पेशेंट के अंदर एटीपी नहीं बनेगी। जब एटीपी नहीं बनेगी या कम बनेगी तो शुगर का पेशेंट ज़्यादातर थका थका रहेगा। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक एक पॉइंट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आप लोगों को पसंद आया, तो आप लोग इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल के लिंक को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।